बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हातम ताई का नाम तो सुना होगा और हातम ताई की कब्र पर लात मारना ये मिसाल भी सब ने सुनी होगी, लेकिन इसका अमली मुजाहरा इस हुकूमत ने किया और ऐसा किया कि इसकी मिसाल माजी करीब में यानी किसी भी हुकूमत के दौर में नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना हो तो कहेंगे कि 20 रुपए इजाफा बनता था मगर हमने 10 रुपए कर दिया, यानी 10 रुपए का हमने लोगों को रिलीफ दे दिया है। बिजली कीमत में इजाफा करना हो तो यह बताया जाता है कि बिजली कीमत में एक्चुअल इजाफा 2 रुपए 15 पैसे फी यूनिट था, लेकिन हमने 1 रुपया 95 पैसे इजाफा किया है और कौम को खुशखबरी ये सुनाई जाती है कि इजाफा ज्यादा होना था, लेकिन जहां पना को कौम पर रहम आ गया है, इसलिए इस इजाफे में कमी कर दी गई है। अब ताजा तरीन खुशखबरी यह है कि सकूक बांड के लिए F9 पार्क को गिरवी रखने की तजवीज दी गई थी, जो खान साहब ने काबीना के इजलास में मुस्तरद कर दी है। ये काफी दिनों से ये बात मीडिया पर जेर गर्दिश थी कि हुकूमत सकूक बांड की जमानत के लिए F9 पार्क को गिरवी रख रही है। तो कौम को यह खुशखबरी सुनाई गई है कि खान साहब नहीं माने कि किसी पार्क को गिरवी रखकर कर्ज लिया जाए, लेकिन पिछले साल हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए हासिल किए थे और अब पार्क गिरवी नहीं रखा जा रहा। वजीर आजम की यह आला ज़र्फी है कि उन्होंने सोचा कि अगर पार्क गिरवी रख देंगे तो हो सकता है कि कर्ज देने वाले पार्क उठाकर न ले जाएं या पार्क पर कब्जा न कर लें, और जिन्होंने पार्क में सैर करनी होती है वो खुद को कर्ज खा ना समझे और शर्मिंदा ना फिरे। वजीर आजम को हालांकि बहुत से लोग जो रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने ये सारा प्रोसेस किया, उन्होंने समझाया कि माय लॉर्ड, ये गिरवी रखना एक वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी होती है, जमानत के तौर पर किसी न किसी चीज को गिरवी रखना जरूरी होता है। जैसे कोई शख्स, कोई आम आदमी अपने मकान का या दुकान का कर्ज ले तो फिर मकान के या दुकान के कागज वो गिरवी रखता है, तो असल जो प्रॉपर्टी है यानी मकान हो या दुकान हो तो मालिक के पास रहता है। लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पार्क को गिरवी रखा जाए। चूंकि खुद खान साहब फिटनेस फ्रीक हैं, बड़े फिट आदमी है और एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें पता है कि लोग पार्क में दौड़ लगाते हैं, वॉक करते हैं, तो उन्हें ये लगा होगा कि पार्क में जो लोग जॉगिंग करने जाते हैं वो खुद को कहीं वो कहते हैं ना मकरूज ना समझे या वो खुद को शर्मिंदा ना फील करे। तो ताजा खबर ये है कि F9 पार्क को अब गिरवी नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी। उसकी जगह इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की मंजूरी दी गई है। तो खान साहब का फैन क्लब इस बात पर खुशी से धमाले डाल रहा है कि खान साहब ने पार्क गिरवी रखने की तजवीज को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए खान साहब के मुखालफिन उनके इस फेल पर खान साहब की तारीफ करेंगे और नवाज शरीफ की मजम्मत करेंगे। अब नवाज शरीफ की मजम्मत क्यों करेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ हुकूमत ने कौम के कई असासे गिरवी रखे थे, जिसमें मोटरवे या और बड़ी चीजें थी, जिसको गिरवी रख के इन्होंने सकूक बांड जारी किए, कुछ और किए। तो मेरे नजदीक जो असल सवाल है वो ये नहीं है कि पार्क को गिरवी रखना चाहिए था या खान साहब ने पार्क को गिरवी ना रखने का एक वो कहते हैं तारीखी काम किया है। मेरा सवाल तो सादा सा है कि खान साहब ने तो असल में वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मुल्क के कर्जे उतारने थे, जो असासे गिरवी रखे थे, जो करप्ट बेईमान और चोर या जो भी कह लें आप उनको, वो हुकूमतें पाकिस्तान के असासों को जो गिरवी रख गई थी उनको तो वो असासे वागुजार कराने थे, हमें उससे रिलीफ देना था। 200 अरब डॉलर बाहर से मंगवाने थे और 100 अरब डॉलर हमने IMF के मुंह पर मारने थे ताकि दोबारा हमें कर्ज न लेना पड़े और जो कर्ज लिया वापस कर दे। फिर 100 अरब डॉलर हमारे पास बच रहा था जो हमने अवाम पर खर्च करना था, लेकिन यहां तो कर्जे खत्म नहीं हो रहे। तो खान साहब और उनकी जमात तो साबका हुकूमतों पर यह इल्जाम लगाती थी कि वो साथ से गिरवी रखकर मुल्की मामला चला रहे हैं और हम आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे और हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। 2-2.5 साल गुजरने के बाद भी अगर खान साहब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। अब 2019 में कराची एयरपोर्ट को 500 अरब में बेचकर यानी गिरवी रखकर काम चलाया गया, तो फर्क क्या रह गया उस करप्ट बेईमान और चोर हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में? तो फिर तो ये कहना पड़ेगा, कहते हैं ना करप्ट और बेईमानों के नक्शे कदम पर चलने वाले ईमानदार कैसे हो सकते हैं? ईमानदार तो वो होंगे जो ईमानदार लोगों के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो बेईमानों के नक्शे कदम पर चलने वाले बड़ी माजरत के साथ ईमानदार तो नहीं कहला सकते।
तो सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल से क्या निकलेगा या क्या निकल सकता है, उस पर बात हो रही है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। देखते हैं कि मलाइका बुखारी उनके साथ है, हुकूमती नुमाइंदा है, उसकी तर्जमानी कर रही है हुकूमत की कि वो क्या फरमाती हैं। वॉच दिस। लेकिन आपको और मुझे तो यार ये बेसिकली पता है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक शख्स जो है इंक्वायरी हो रही है एंड ही वाज द पार्ट ऑफ लैब, देन ही वाज सिग्नेटरी टू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, देन जो ब्रॉडशीट को गया, ही वाज द डेप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफ लैब। देन आप वो जितने भी अच्छे हों, ये मैं अजमत सईद साहब को ये नहीं कह रहा कि उनकी अजमत को कोई धचका लगा रहा हूं, पर दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने भाई के मुतालिक इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, आप अपने किए हुए फैसलों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती 20 साल बाद। तो ये बात हो रही है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्यों नहीं समझ आ रही गवर्नमेंट को ये बात? अगर आप इसी एनालॉजी से और इसी वजाहत से आगे चलें तो आप मुझे बताइए कि जब ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ब्रॉडशीट की शुरू हुई थी, दौरे हुकूमत में कौन था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और किसने अपने लगाए हुए नैब चेयरमैन से कहा था कि हम पैसों के जामिन हैं, हमने चोरी की है, हमने एनआरओ लिया है, इसलिए आप जो है इस प्रोसीडिंग को आगे ना बढ़ाइए, आगे आ जाइए। 2016 में जब अवार्ड हुआ तो किसकी हुकूमत थी? क्या ये पॉइंट नहीं हो रहा? वो तो ये पॉइंट नहीं है। अच्छा मलिका साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप सही कह रही है, ये पॉइंट नहीं हो रहा, आप लोगों का तो वजूद भी नहीं था उस वक्त, ठीक है, ये बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल कुछ हो रहा, आप मुझे एक बात बताइए कि तासुर ये भर रहा है कि जब आप ब्रॉडशीट का स्कोप भी खोल रहे हैं, एक गलती भी नैब की तरफ से हुई, उस जमाने की गवर्नमेंट की तरफ से हुई, उसमें तो आप लोग कोई बात नहीं कर रहे, और मुझे पता आप कर भी नहीं सकते क्योंकि मैंने देख लिया था आर्टिकल 6 पे आप लोगों ने क्या किया और आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने क्या किया। किसी जज को पागल करार दे दिया, किसी को कहा जी हम उसका एहतसाब करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो ये तो मुझे पता आप कर ही नहीं सकते, तो ये तो आप इनके लिए खोल रहे हैं सिर्फ। उसके बाद आप सरे महल की तरफ भी जा रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद आप हुदैबिया पेपर मिल का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द हायर कोर्ट्स, यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। आपने ये खोला कैसे जब सुप्रीम कोर्ट से बंद कर चुकी है? इसको एक रिटायर्ड जज कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हुदैबिया को दोबारा? इसका जवाब दे दें, चले थ्रू लॉ ऑफ प्रिज्म ऑफ लॉ जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, अभी टीओआर्स उसके तय नहीं हुए, उसमें कौन कौन से केसेस शरीक होंगे ये भी तय नहीं हुआ। अभी बात नहीं, आपके कैबिनेट में आज बात हुई है कि इसको करना है, तो आपने ऐसी अनलॉफुल बात क्यों की है? सवाल ये है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्ट्री डजंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सुन लीजिए, जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। से सामने आएगा तो उस पर आपको जवाब देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि सरे महल को क्यों तो लगता ही हो कि खास साहब को बस इतनी सियासत आती है कि वो मुखालफिन की करप्शन की दास्तानें, खा वो सच्ची हो खा वो झूठी हो, वो आवाम को सुना सुना कर अपना टाइम पास कर ले। 90 की दहाई में भी यही कुछ होता रहा है, और खास साहब उसी दहाई में सियासी तरबियत हासिल कर रहे थे, सियासी क्लासें ले रहे थे। अगर ये कहा जाए कि खास साहब ने सियासत की प्राइमरी और सेकेंडरी उसी दौर में की है जब सियासतदान एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाया करते थे और हुकूमतें 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाती थी, तो आज खान साहब भी उसी सीखे हुए अमल को या उसी तरीके की सियासत कर रहे हैं, जबकि बाकी जमातें वो इस दौर से आगे निकल गई है। अब सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल पाकिस्तान की तारीख के वो स्कैंडल हैं जिनके बारे में यह साबित हो चुका है कि खोदा पहाड़ निकली चुया। इन दोनों इश्यूज पर एक दहाई तक सियासत की जाती रही है। तो खान साहब जो है वो अब इन इश्यूज को लेकर आ गए कि शायद इन दोनों जमातों ने, पीपल पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाए थे, शायद वो इल्जाम ही सच्चे हो। तो खान साहब ने देखा यही है कि दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके, करप्शन के इल्जाम लगा के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती थी और अपनी सियासत निमकाती थी। इनमें स्विस अकाउंट वाला मामला भी शामिल कर ले तो मिला जुला के पाकिस्तान की सियासत की तकरीबन जो 2 दहाइयां हैं वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर गुजरी है। तो उनकी तदफीन को भी अब 20 साल गुजर चुके हैं। यानी ये सारे इशू 90 की जो सियासत थी उसी को खत्म करने के बाद, 90 की दहाई की सियासत को खत्म करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था जिसमें तय किया गया था कि अब कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तो ये वो इल्जाम थे जो सियासत के लिए सियासत को में अपना स्कोर सेटल करने के लिए किए जाते थे। अब लगता है कि खान साहब के पास भी करने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी पुराने मुर्दे उखाड़ लिए। और सोने पे सुहागा ये है कि जिस बिल्ली पर चोरी दूध पी जाने का इल्जाम है उसे ही दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया, जिसका मतलब चोरी पकड़ना नहीं, बस सिर्फ शोर मचाना है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करें काशिफ अब्बासी। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, उस पर हुकूमत ने ये स्टांस लिया कि ये रिपोर्ट पुरानी है। इस पर काशिफ अब्बासी एनालिसिस दे रहे हैं विद एविडेंस। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं काशिफ अब्बासी। अहम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहना, ये आपको इमरान खान साहब खुद बताएंगे। जब वो ऑपोजिशन में थे तो वो क्या फरमाते थे, ये जरा सुनिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नंबर कितने अहम होते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसको फिगर दे दिया है। करप्शन, टैक्स की चोरी और नाहिली की वजह से इस मुल्क को कीमत अदा करनी पड़ी है, वो 8,500 अरब रुपया है। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। दिन तो आपको सोचने में लगेगा आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी, मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। वो 90 दिन का टाइम था, अब तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो करप्शन तो फिलहाल कॉल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिबल समझते थे और उनको बार बार कोट करते थे अपनी करप्शन की डीलिंग में, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। आज शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट्स की और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे डेटा पुराना, बिल्कुल डेटा पुराना नहीं है। 13 सोर्सेज इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 13 मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के केस में 8 सोर्स इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से 2 का डेटा 2019 का है, बाकी 6 का डेटा 2020 का है। तो ये डेटा पुराना नहीं है, नया डेटा है, जिसके मुताबिक कम से कम 2 इश्यूज ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के नंबर्स या जो वैल्यू है या जो स्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। वो एक शेर है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो तब्दीली सरकार के नीम सरकारी टीवी ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा हालिया दौरे हुकूमत का है। तो हुक्मरान जवाद ने ट्रांसपेरेंसी की करप्शन के हवाले से रिपोर्ट को साबका हुकूमतों में डालने की कोशिश की। यानी उनका ख्याल था कि ये नवाज शरीफ दौर की करप्शन है जिसको ट्रांसपेरेंसी ने इन पर डाल दिया है। बल्कि मुखालफिन को ये ताने भी दिए गए कि उन्हें चूंकि अंग्रेजी नहीं आती इसलिए वो रिपोर्ट का तर्जमा नहीं कर सके। तो अब उनके अपने हमायती मीडिया ने यह बात अवाम के सामने खोल के रख दी है कि डेटा पुराना नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिसको खुद खास साहब हमेशा मोतबर करार देते थे, तो उन्हें मान लेना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी है और ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट दुरुस्त है। लेकिन अगर हुकूमती वज़रा और तर्जमान ये बात मान ले, ये तो फिर ये जो 40-50 जुबानों के कारीगर लोग तर्जमानों के रूप में भर्ती किए गए हैं, जिन्हें बहुत से लोग किराए के तर्जमान भी कहते हैं, तो उन्होंने तो अपनी नौकरी करनी है। तो वो कैसे कह देंगे कि खान साहब के दौर में दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ी है, हालांकि उनके अपने MNA और MP कानों को हाथ लगाते फिर रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं कि इतनी करप्शन तो पिछले 30-40 साल दौरे हुकूमतों में नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि खान साहब तो करप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आप अपने आसपास ऐसे बंदे रखे हुए जो फुल बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और शहबाज गुल साहब का सितारा मुझे लगता है कि गर्दिश में है। कल उन्होंने शिबली फराज साहब से अपनी इज्जत अफजाई कराई, आज पूरा मीडिया उनका झूठ सामने ले आया। तो हैट्रिक चांस मौजूद है, देखते कि हैट्रिक होती है कि नहीं। खान साहब ने दावा किया कि फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें फंसाने वाले खुद फंस गए हैं। और खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में उनका मौकफ दुरुस्त साबित हुआ है। और मौकफ यह था कि जी हमें फॉरेन फंडिंग हुई है और अमेरिका से हुई है और 2 एजेंटों के जरिए हुई है। तो अपोजिशन ये कहती है कि उनका मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। अपोजिशन भी नहीं बल्कि अकबर एस बाबर जो मुद्दई है, मसला उनका है। और दूसरा जो केस है ब्रॉडशीट, जो इस वक्त बहुत ही मुतनाज़ा केस बना हुआ है, जिसमें मैंने पहले बताया कि इसमें हुकूमत ने खुद अदायगी की और उसके बाद अब ये केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, इस पर बहुत मुख्तलिफ इंक्वायरी बैठाएगी। उनका हिस्सा मिलेगा 20%।
तो ऐसी बात कॉन्ट्रैक्ट में वाज़े तौर पे नहीं लिखी हुई थी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ड्राफ्ट किए जाएं उन लोगों के जरिए जो कि बाहर के लोग थे, जिस तरह ब्रॉडशीट या दूसरी IER, इन लोगों ने ये ड्राफ्ट किए थे। और असूल मुसल्लमा असूल जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वो यही है कि जो ड्राफ्ट करता है अगर वो उभाम छोड़ दे तो वो जो एम्बिग्विटीज हैं, वो जो उभाम छोड़ा गया है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, उनके हक में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक और भी चीज होती है कानून में जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कॉमन सेंस। कमर्शियल कॉमन सेंस को भी अगर सामने रखें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनकॉन्शनेबल होता है जहां पे कि एक शख्स जो है उसका रोल ही कोई ना हो और वो क्या है कि मुझे तो हर हालत में आपने 20% देने हैं। और न सिर्फ ये बल्कि एक डॉक्ट्रिन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रेफरेंटम कहलाती है। उस डॉक्ट्रिन के तहत जरूरी है कि जिस शख्स ने उभाम छोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट की तशरीह उसके खिलाफ होगी। मेरा अंदाजा ये है कि उस वक्त के जो चेयरमैन थे जनरल अमजद और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम साहब, उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो इतने बड़े फ्रॉड लोगों से, इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों से वो कोई मुआहदा करने जा रहे हैं। उस वक्त एक बड़ी झील थी उनमें कि हम बहुत रिकवरीज करेंगे। और जनरल अमजद के बारे में ये उस वक्त इम्प्रेशन था कि वो जनरल साहब जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और वो किसी की सिफारिश नहीं मानते। और नैब में भी जो लोग मेरे से इंटरेक्ट करते थे उस वक्त वो जनरल अमजद की बहुत तारीफ करते थे और उनकी अपराइटनेस और उनकी इंटेग्रिटी की। तो ये जो रेपुटेशन एक इंसान गेन करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करता है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जनरल अमजद को वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये फर्म जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी। जब आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई हो तो फिर चाहे आप कुएं में गिरे या किसी गहरी खाई में जा गिरे, असलियत का पता तो पट्टी उतरने पर चलेगा। अब सियासी जमातों से नफरत का आलम यह है कि उस वक्त के चेयरमैन नैब ने जो एक तजर्बाकार और जहादीदा आदमी थे, उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, किसी ऐरे गहरे रत्थू गहरे को पकड़ा और इसे एक फहरिस्त बना दी। तो जिन इल्जामात को आज तक खुद साबित नहीं कर सके वो हमने गैर मुल्की कंपनी को साबित करने के लिए दे दिए। तो उसका अंजाम तो यही होना था। यानी जो मुशर्रफ दौर में हमने किया उससे असूली तौर पर आज हमें सबक सीख लेना चाहिए था। लेकिन आज भी सुनी सुनाई बातों पर करप्शन के केस लिए घूम रहे हैं और साबित नहीं कर पा रहे। आज भी आंखों पर सिर्फ असबियत और नफरत की पट्टी बंदी हुई नजर आती है। आज भी हमें कोई थोड़ी सी लिफ्ट करा दे या जरा सी बात कह दे कि वो सियासतदानों की करप्शन साबित कर सकता है तो हम उसे पकड़कर वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, उसे वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट पकड़ा देते हैं कि लोग करप्शन साबित करो। तो जरा दिल पर हाथ रखकर सोचें कि ब्रॉडशीट कंपनी 20 साल में कुछ साबित नहीं कर सकी और खान साहब 2.5 साल से लगे वो साबित नहीं कर सके। तो ब्रॉडशीट में और खान साहब की हुकूमत में फर्क क्या रह गया? तो कल को हमने इस बात पर भी रोना है कि जिस तरह आज हम ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा करके रो रहे हैं, कल को इस बात पर रोएंगे कि एक शख्स ने करप्शन पकड़ने का झांसा देकर 5 साल हुकूमत कर ली, तो फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए एक और अहम मसला ब्रॉडशीट का है। उसकी इंक्वायरी कमीशन बना है जिसपे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को जो है इंक्वायरी कमीशन का सरबराह लगाया गया। तो बहुत सी उन पर क्रिटिसिज्म हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, इसका हुकूमत क्या जवाब देती है। अली नवाज अवान भी प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। नहीं आमिर भाई बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, बड़ी रिप्यूटेबल। आप देखें, आप बात करें आज पूरे लॉयर्स की विसिनिटी से चेक करें आप कि इज ही प्रोफेशनल और नॉट। और जो टैक्स के मामलात हैं, जो कॉर्पोरेट मामलात हैं, उनमें उनको बॉस माना जाता है। बहुत अच्छे होंगे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मसला एक बात उन्होंने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर क्यों लगाया? वो गलत किया ना, तो आप भी गलत है। रफीक तारड़ साहब को नहीं, रफीक तारड़ साहब को गवर्नर लगाया, रिटायर हुए आपने जस्टिस कयूम की पूरी फैमिली को। मेरे भाई इमरान खान वही सियासत करे जो नवाज शरीफ ने की। सईद के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई अजमत सईद साहब के मफादात के टकराव का जवाब नहीं है। एक मिनट मुझे मेरा सवाल, इस मुल्क में आइंदा कोई भी इज्जतदार आदमी इस बहस पे कि ये लोग ब्लैकमेल करेंगे, मेरा सवाल जी, क्या उस इज्जतदार आदमी को यह नहीं पता कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड का मेंबर है? उसको नहीं आना चाहिए इसमें। मुझे एक बात बताएं कि ब्रॉडशीट कहां हुआ है?
ब्रॉडशीट कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। क्या इंग्लैंड में वो किसी बोर्ड में के मेंबर है? किसी को जो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ तो वो उसका हिस्सा थे? क्या ब्रॉडशीट में पार्टनर रहे? उनके बच्चे आप मुझे एक बात बताइए, वो बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन वफादारी का बड़ी ज्यादती एनर्जी वो बिला वजह बसद इज्जत और एहतराम के मेरे नजदीक तो अगर जस्टिस अजमत सईद को इज्जत प्यारी है और उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया है, इंसाफ किया लोगों से और वो ओहदों के लालची नहीं है, तो उन्हें ये चाहिए कि खुद ही इस कमीशन से अलग हो जाए। उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि उसमें इजाफा होगा। उनका असल पेशा इंसाफ देना है। वो अदलिया के आला तरीन मुनासिब पर फायद रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि वो जिन दो पार्टियों के दरमियान मुनसब बनने जा रहे हैं उनमें से एक पार्टी जिसमें बहुत सी सियासी जमातें शामिल हैं जो अपोजिशन है और वो पार्लियामान का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर वो उनकी तकर्री से मुतमईन नहीं है, उनसे मुतमईन नहीं है तो उन्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो किसी जमाने में अदलिया का, हमारी अदलिया का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि किसी भी जज साहब पर कोई मुल्ज़िम मुद्दई कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती थी या वे कहती थी कि उनका कोई रिश्तेदार है या को किसी को फेवर कर रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, तो जज साहब ये इतराज बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उस मुकदमे से ही अलग हो जाते थे। तो जज हमेशा न्यूट्रल रहना पसंद करते थे। तो जिससे अजमत सईद साहब सारी उम्र रहे हैं तो अब उन्हें इस तासुर को कायम रखना चाहिए। वैसे तो ये भी हो सकता है, यानी एक अलग थ्योरी है कि खान साहब ने उन्हें लगाया इसलिए कि वो कंट्रोवर्सीज में पैदा हो, और वो कहते हैं ना बहुत सारी इशू में कंट्रोवर्सी होती है, और उन्हें ये भी पता है कि जस्टिस अजमत सईद को लगाएंगे तो अपोजिशन शोर मचाएगी और अपोजिशन शोर मचाएगी तो उनका मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन असल मसला ये नहीं है। मेरा इस पे मौक़िफ़ जो है ना वो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के हवाले से है, बस इज्जत और एहतराम। वो क्रेडिबल जज रहे हैं, फैसला जो भी है, कुछ लोग फैसले अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, कुछ का किसी तरह रुझान भी होता है। तो मेरा उनके साथ एक उनसे दरख्वास्त है कि वो क्रेडिबल जज है तो उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। उन्हें ही ये फैसला करना है कि वो तारीख में खुद को यानी किस तरह वो चाहते हैं कि लोग उन्हें याद रखें। आपको पता है कि बहुत से जज जो कि मुतनाज़ा हो चुके हैं या मुतनाज़ा रहे हैं, उन्हें किन अल्फाज में याद किया जाता है, और वो जज जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखने के लिए खुद को मुतनाज़ा होने से बचाया, उनका तारीख में किस कदर इज्जत और एहतराम से नाम लिया जाता है। तो ये तो उनके अपने हाथ में है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।